हेलो क्लास 12th। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अर्थात हिमांकमय अवनमन, जो कि एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो इससे पहले हमने दो प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्मों के बारे में बात किया था, जिसमें पहला आपका था कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा हमारा था क्वथनांकमय उन्नयन। तो आज हम अपने तीसरे जो अणुसंख्य गुणधर्म है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हिमांकमय अवनमन। अब हिमांकमय अवनमन को समझने से पहले आपको हिमांक की परिभाषा पता होनी चाहिए कि हिमांक किसे कहते हैं। यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट है किसी द्रव का, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता क्या है आखिर। छोटी क्लासों में हम सामान्यतः हिमांक की जो परिभाषा देते थे, तो हम हिमांक की परिभाषा क्या देते थे कि जिस ताप पर कोई द्रव जम जाता है, हिम में परिवर्तित हो जाता है, यानी वो जमने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसको हम हिमांक कहते हैं। लेकिन हिमांक की जो वास्तविक परिभाषा है, हिमांक की परिभाषा होती है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव या किसी पदार्थ की ठोस और द्रव प्रावस्थाओं के वाष्प दाब समान हो जाए। यानी ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब, यानी जिस ताप पर किसी पदार्थ की ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब और द्रव प्रावस्था का वाष्प दाब बराबर हो जाए, वह ताप कहलाता है हिमांक। द्रव प्रावस्था का वाष्प दाब, यानी जिस भी ताप पर द्रव और यानी किसी पदार्थ की ठोस प्रावस्था और द्रव प्रावस्था के वाष्प दाब जहां पर समान हो जाएंगे, जिस ताप पर समान हो जाएंगे, वो ताप उस पदार्थ का या उस द्रव का हिमांक कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक डायग्राम के आधार पर आपको हिमांक बताता हूं कि हिमांक होता क्या है। सपोज करो ये हमारा टेम्परेचर की लाइन है, इधर को टेम्परेचर वेरी कर रहा है और इस डायरेक्शन में आपका वेपर प्रेशर या वाष्प दाब वेरी कर रहा है। ठीक, अब हमारे पास कोई पदार्थ है, एक्स पदार्थ है, और वो ठोस प्रावस्था में भी है और द्रव प्रावस्था में भी है। अब जब ठोस प्रावस्था में होगा तो ये समझना कि जब पदार्थ ठोस होगा तो उसका वाष्प दाब कम होगा, ठीक है ना। जैसे बर्फ है और दूसरा घटक आपका जल है, तो जल क्योंकि द्रव प्रावस्था में है तो द्रव प्रावस्था का वाष्प दाब ज्यादा होगा क्योंकि द्रव सीधे वाष्पित हो जाएगा। लेकिन ठोस का वाष्प दाब कम होगा, क्यों? क्योंकि ठोस पहले द्रव में बदलेगा, तब वो किस में बदलेगा? वाष्प में। तो माना ये ठोस कोई ठोस विलायक है जैसे बर्फ है, तो इसका वाष्प दाब कम होगा और उसी की द्रव प्रावस्था का वाष्प दाब क्या होगा? ज्यादा होगा। ये द्रव प्रावस्था का वाष्प दाब है और ये ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब है। अब जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हमने इससे पहले पढ़ा है कि जैसे ही पदार्थ को गर्म करते हैं पदार्थ का वेपर प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो हमने इस ठोस प्रावस्था को गर्म किया तो इस ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब बढ़ा। ये वाष्प दाब किसका है? उसकी सॉलिड फॉर्म का, यानी ठोस प्रावस्था का। ये ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब है। अब हमने ठीक इसी प्रकार जो शुद्ध द्रव है उस द्रव को भी गर्म किया, द्रव प्रावस्था को भी गर्म किया और द्रव का वाष्प दाब भी बढ़ेगा धीरे धीरे। ये कौन सी प्रावस्था है? ये वाली, ये है द्रव प्रावस्था। तो जब हम गर्म करते हैं तो ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब भी बढ़ेगा और द्रव प्रावस्था का वाष्प दाब भी बढ़ेगा। जिस ताप पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये यहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो इस बिंदु पर इस ठोस प्रावस्था और द्रव प्रावस्था दोनों का वाष्प दाब बराबर हो गया, तो इसको कहा जाता है टीएफ। टीएफ यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर, या जिसको हम कहते हैं हिमांक। ये इस द्रव का हिमांक कहलाएगा जिस ताप पर दोनों प्रावस्थाओं के, यानी ठोस और द्रव प्रावस्थाओं के वाष्प दाब समान हो जाते हैं, वह ताप उस द्रव का क्या कहलाता है? हिमांक। ठीक, हिमांक की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि हिमांक होता क्या है कि जिस ताप पर दोनों प्रावस्थाओं यानी ठोस और द्रव प्रावस्था के वाष्प दाब समान हो जाते हैं, वो ताप कहलाता है उस द्रव का हिमांक। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि हिमांक में अवनमन कब होता है। अब देखो, क्योंकि जो हिमांक है, हिमांक किस पर निर्भर कर रहा है?
वाष्प दाब पे। हिमांक निर्भर कर रहा है वाष्प दाब पे, और वाष्प दाब किस पर निर्भर करता है? अणुओं की संख्या पे। तो जैसे हमने फर्स्ट में कहा था कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। वाष्प दाब घटने से उस विलयन का हिमांक भी घट जाता है, और हिमांक में होने वाली ये जो कमी है इसको हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। ठीक, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, और विलयन का वाष्प दाब घटने से उस विलयन का हिमांक भी घट जाता है, और हिमांक में होने वाली ये जो कमी है इस कमी को हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। और हिमांक में अवनमन जो है वो एक अणुसंख्य गुणधर्म है। ठीक, अब जो हिमांक में अवनमन है हम इसके लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। अब पहले तो इसको समझते हैं कि हिमांक में अवनमन के लिए ग्राफ कैसे बनेगा। आप गौर से देखना, ये हमारा एक ग्राफ बना रहा हूं, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के मध्य, वाष्प दाब और किसके मध्य? तापमान। ये टेम्परेचर है, इधर इस एक्सिस में टेम्परेचर ले रहे और इस एक्सिस में हम वेपर प्रेशर ले रहे हैं। ठीक, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक शुद्ध विलायक, शुद्ध ठोस विलायक की बात करते हैं। ठीक, तो ठोस विलायक है, जैसे बर्फ हम मान के चलते हैं, ठोस विलायक है तो उसका वाष्प दाब कम होगा पहले ही। ठीक, हम इस ठोस विलायक को गर्म कर रहे हैं तो इसका वाष्प दाब धीरे धीरे बढ़ा। ठीक, इसको समझना, ये ठोस विलायक है या ठोस प्रावस्था, ये आपका ठोस विलायक है जिसको हम कहते हैं ठोस प्रावस्था में वाष्प दाब। इस घटक का ठोस प्रावस्था में वाष्प दाब है। तो ये लाइन है, ये जो आपका वेपर प्रेशर में चेंज है ये ठोस विलायक के लिए है, क्योंकि ठोस अवस्था में है तो वाष्प दाब ऑलरेडी क्या होगा? कम होगा। ठीक, अब हम आते हैं एक इस ठोस, इसमें हमने एक दूसरा ग्राफ ले रहे जो किसी फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए ले रहे हैं, या विलयन फर्स्ट के लिए। आपका ये तो आपका ठोस प्रावस्था हो गई। ठीक, शुद्ध ठोस प्रावस्था है। अब हम एक विलयन ले रहे हैं क्योंकि विलयन द्रव अवस्था में होगा तो विलयन का वाष्प दाब इस ठोस प्रावस्था से अधिक होगा। तो जब हम इस विलयन को गर्म करेंगे तो इस विलयन का वाष्प दाब यहां से बढ़ना प्रारंभ होगा, और ये इस बिंदु पर, इसको हम ले रहे हैं विलयन फर्स्ट। ये है आपका सॉल्यूशन फर्स्ट। जिस बिंदु पर इस विलयन का और इस ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब समान हुआ, या इसको हम विलयन भी नहीं मानते, हम इसको मान के चल रहे हैं शुद्ध द्रव विलायक, इसको हम मान रहे हैं शुद्ध द्रव प्रावस्था। ठीक, ये ठोस प्रावस्था है, ये द्रव प्रावस्था है। ठीक हो गया। तो द्रव प्रावस्था का वाष्प दाब इस ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब की तुलना में थोड़ा सा अधिक होगा, क्योंकि द्रव प्रावस्था है। तो जहां पर ये वाष्प दाब दोनों बराबर हो जाते हैं इसको हम कहेंगे शुद्ध द्रव का हिमांक, टीएफ। ठीक, अब ये टीएफ हो गया। ये शुद्ध द्रव प्रावस्था है, ये शुद्ध आपका ठोस प्रावस्था है। थोड़ा सा, क्योंकि ग्राफ बहुत छोटा हो जा रहा है, मैं इस ग्राफ में थोड़ा सा वेरिएशन और कर रहा हूं, आप गौर से देखना, थोड़ा ग्राफ को बड़ा कर रहा हूं। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि जो शुद्ध ठोस है इसका वाष्प दाब यहां मान के चलते हैं, क्योंकि ग्राफ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बीच में लाइनें आपको क्लियर दिखने लगेंगी। इस वजह से मैंने थोड़ा सा ये जो शुद्ध ठोस प्रावस्था है इसके वाष्प दाब को अधिक मान लिया है। ठीक, अब ये वाष्प दाब, ये शुद्ध आपका ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब है। जब इसको गर्म करेंगे तो ये बढ़ना प्रारंभ होगा, और बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाएगा? जहां जिस ताप पर इन दोनों प्रावस्थाओं के वाष्प दाब क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, वो ताप कहलाएगा शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। ठीक है, इस बिंदु पर इसको हम कहेंगे टीएफ, इस ताप को हम कहेंगे टीएफ। तो ये एक ग्राफ है तापमान और वाष्प दाब के मध्य। ये जो रेड लाइन है ये शुद्ध ठोस विलायक का वाष्प दाब है, और ये जो ब्लू लाइन है ये शुद्ध द्रव विलायक का वाष्प दाब है। जिस ताप पर ये दोनों वाष्प दाब बराबर हो जाते हैं, क्योंकि ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है, तो जहां पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी द्रव प्रावस्था और ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब, ये कहलाएगा उस द्रव का शुद्ध प्रावस्था में हिमांक, जिसको हमने टीएफ कह दिया। ठीक, अब हम ले रहे हैं एक सॉल्यूशन 1। ये विलियन फर्स्ट की लाइन है, ये विलियन सेकंड की लाइन है। विलियन फर्स्ट की लाइन इस ठोस
विलायक के वाष्प दाब को यहां पर कट कर रही है, यानी इस बिंदु पर इस विलयन का वाष्प दाब और ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब बराबर हो जा रहा है, तो ये कहलाएगा पहले विलयन का हिमांक। ठीक, ये वाली लाइन है, ये फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए थी, ये सेकंड सॉल्यूशन के लिए है। तो ये दूसरे विलयन की लाइन इस बिंदु पर आकर शुद्ध ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो रही है, तो ये कहला रहा है विलयन, द्वितीय विलयन का या सेकंड सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, अब हम इस जो ये आपका ग्राफ बना हुआ है इसको नंबरिंग दे देते हैं, ए नोटेशन दे देते हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक, अब आप क्या देख रहे हैं, देखो अब फर्स्ट आते हैं हम कि विलयन फर्स्ट के लिए देखो हिमांक में अवनमन क्या है, हिमांक घट गया। देखो शुद्ध पदार्थ का हिमांक ज्यादा था, विलयन फर्स्ट का हिमांक घट गया, विलयन सेकंड का हिमांक और भी घट गया। तो कैसे घटा, जब हमने शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाकर विलयन निर्मित किया, शुद्ध विलायक में हमने अवाष्पशील विलय मिलाया। ठीक, और अवाष्पशील विलय मिलाने से एक विलयन का निर्माण हुआ और विलयन का वाष्प दाब घट गया। विलयन का वाष्प दाब घटने से विलयन का हिमांक भी घट गया, क्योंकि वाष्प दाब और हिमांक एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ठीक, अब हम आते हैं विलयन फर्स्ट के लिए, जो सॉल्यूशन फर्स्ट है विलयन फर्स्ट के लिए। पहले विलयन के लिए हम हिमांक में अवनमन निकालते हैं, हिमांक में अवनमन फर्स्ट विलयन के लिए हिमांक में अवनमन बराबर। अब हिमांक में अवनमन पहले विलयन के लिए हिमांक में अवनमन क्या है कि जो शुद्ध पदार्थ है उसका हिमांक TF माइनस T1, ये तो है TF माइनस T1, क्योंकि ये जो इनके बीच का डिफरेंस होगा ये होगा हिमांक में अवनमन किसके लिए, पहले विलयन के लिए, डेल्टा TF1 कह देंगे इसको, डेल्टा TF1। दूसरे विलयन के लिए हिमांक में अवनमन कितना आएगा, ये डेल्टा TF2। अब हम आ रहे हैं विलयन सेकंड के लिए, विलयन 2 के लिए, सेकंड विलयन के लिए हिमांक में अवनमन कितना निकलेगा आपका, TF माइनस T2, TF माइनस T2। जो शुद्ध अवस्था में जो हिमांक है, यानी शुद्ध विलायक का जो हिमांक है उसमें से विलयन के हिमांक को घटाएंगे तो वो निकल जाएगा हिमांक में अवनमन। ठीक, अब जो हिमांक में जो अवनमन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वाष्प दाब पे। ठीक है ना, हिमांक में जो अवनमन है वो डिपेंड करता है वाष्प दाब पे, यानी हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। कह तो सकते हैं कि जो डेल्टा TF हिमांक में जो अवनमन है वो वाष्प दाब पर निर्भर कर रहा है। और हम कहते हैं कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किस पर डिपेंड करता है, वाष्प दाब किस पर निर्भर करता है, अणुओं की संख्या पे या मोलों की संख्या पे। और नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, या नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे शो करते हैं, मोललता से, क्योंकि इस सांद्रता को व्यक्त करने की एक अच्छी इकाई क्या है, मोललता। यानी हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा TF है वो भी किस पर निर्भर कर रहा है, इनडायरेक्टली मोललता पे। तो एक फॉर्मूला आता है डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m। KF यहां पर जो है वो कहलाता है मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है कौन, KF। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ठीक, अब हमने करना क्या है, ये जो डेरिवेशन निकला है हमारा इसकी व्युत्पत्ति करनी है, इसको डेरिवेट करना है इस डेरिवेशन को, जैसे कल हमने क्वथनांक में उन्नयन के लिए निकाला था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, व्यंजक की व्युत्पत्ति, व्यंजक डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू m की व्युत्पत्ति, इसको हम डेरिवेट करेंगे, ये जो डेरिवेशन है। ठीक, कैसे देखो, फिर से मैं दोबारा से उस ग्राफ को बना रहा हूं, लेकिन छोटे स्वरूप को बना रहा हूं थोड़ा सा। ठीक हो गया, ये आपकी जो लाइन है ये टेम्परेचर की एक्सेस है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, और यहाँ वेपर प्रेशर वेरी कर रहा है। ठीक,
फिर से वही देखो, अब शुद्ध ठोस प्रावस्था है तो उसका वाष्प दाब कम होगा, जब ये आपका ठोस प्रावस्था है। ठीक, अब हमने क्या कहा, जो शुद्ध विलायक होगा उसका वाष्प दाब उच्च होगा, जो आपका शुद्ध विलायक है उसका वाष्प दाब अधिक होगा, और इस बिंदु पर जाकर, यहां पर जाकर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ये कहलाएगा टीएफ। ठीक हो गया, यह ताप क्या कहलाएगा आपका, टीएफ। ये क्या है आपका, ये तो थी आपकी ठोस प्रावस्था, और ये क्या है, द्रव प्रावस्था। दोनों के दोनों कैसी हैं, शुद्ध है। ठीक, अब हमने एक विलयन बनाया, सॉल्यूशन फर्स्ट, जिसका उस विलयन का जो वाष्प दाब है वो द्रव के वाष्प दाब से थोड़ा सा कम हो जाएगा, और ये यहां पर जाके किसके बराबर हो जा रहा है, ठोस के वाष्प दाब के बराबर। तो ये हो गया विलयन फर्स्ट का हिमांक। ठीक, ऐसे ही सेकंड सॉल्यूशन का जो हिमांक होगा वो वाष्प दाब होगा थोड़ा और कम हो जाएगा, और इस बिंदु पर जाकर ये ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, ये कहलाएगा T2। ठीक, जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे बराबर हो रहे हैं, ये पॉइंट आपके कहलाएंगे। ये तो हो गया किसका, शुद्ध प्रावस्था का वाष्प दाब P0। ये हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन का प्रेशर, वेपर प्रेशर P1, और ये हो गया विलयन सेकंड का वेपर प्रेशर P2। ठीक, अब हम इस ग्राफ में नोटेशन दे देते हैं, देखो फिर से A, B, C, D और E। अब मेरा ग्राफ थोड़ा सा अटपटा बना हुआ है, लेकिन आप देखना, अब हम उस व्यंजक की व्युत्पत्ति कर रहे हैं, कैसे करेंगे। इसमें दो त्रिभुज बने हैं, देखो आपके, एक तो ये है जिसको मैं नीले रंग से डार्क कर रहा हूं, ये वाला एक त्रिभुज ये वाला है। ठीक, और एक त्रिभुज ये वाला है, पूरा का पूरा ये वाला, जिसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं पूरा, हाँ, यहां से यहां तक ये दो त्रिभुज बन गए, यानी आपके दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACE, त्रिभुज ACE समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। तो ये जो दो त्रिभुज बने हुए हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं, आपके समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूपता का नियम लगाते हैं हम, इसमें क्या हो जाएगा, BD अपॉन CE, BD अपॉन CE, BD अपॉन CE। अगर इनको सीधी रेखा माना जाए, हाँ, ग्राफ तो कर्व आ रहा है, लेकिन अगर इसको सीधी रेखा माना जाए तो ये एक समरूप त्रिभुज होंगे दोनों। तो BD अपॉन CE इज इक्वल टू AD अपॉन AE, AD अपॉन AE, AD अपॉन AE हो गया। अब देखो B से D तक की BD क्या है, BD बराबर क्या हो गया, TF माइनस T1, TF माइनस T1 डिवाइडेड बाय CE क्या है, TF माइनस T2। तो CE क्या हो गया, TF माइनस T2 इज इक्वल टू AD क्या है, देखो उच्च दाब में से कम दाब को घटाते हैं, A से D तक की जो डिस्टेंस है वो है P0 माइनस P1, यानी इसको हम लिख सकते हैं P0 माइनस P1 डिवाइडेड बाय AE क्या है, P0 माइनस P2, P0 माइनस P2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं डेल्टा TF1, नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TF2, क्योंकि परिवर्तन है, हिमांक में परिवर्तन है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 लिख सकते हैं। अर्थात हमारी ये समीकरण, इसको समीकरण 1 मानते हैं, तो समीकरण 1 के अनुसार हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। यहां तक ठीक है। अब मैं इस ग्राफ को मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, अब हम आते हैं वाष्प दाब में अवनमन का व्यंजक जो है, वाष्प दाब में अवनमन के व्यंजक से। अब जो वाष्प दाब में अवनमन का व्यंजक है क्या था, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू क्या था, WA अपॉन MA इंटू MB अपॉन WB, ये तो था। अब P0 माइनस PS क्या है, वाष्प दाब में परिवर्तन, जिसको हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा P से। तो डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
WA इंटू MB अपॉन MA इंटू WB हो गया। अब हम डेल्टा P निकालते हैं। डेल्टा P इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, P नॉट इंटू WA इंटू MB अपॉन MA इंटू WB। अब इसको हम थोड़ा सा अदर फॉर्म में लिख रहे हैं। देखिए डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट इंटू MB, इसको अलग ले लेते हैं, और यहां क्या हो जाएगा देखो WA अपॉन MA इंटू 1 अपॉन WB। ये तो निकला। अब ये जो WA अपॉन MA इंटू 1 अपॉन WB है, ये किसका सूत्र है? मोललता का। तो हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट इंटू MB इंटू स्मॉल m लिख सकते हैं। अब ये जो चूंकि P नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P नॉट क्या है? कांस्टेंट है। MB अणुभार है, तो ये भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। दोनों नियत हो गए, तो हम यहां पर जब ये नियत है तो हम क्या कह सकते हैं? डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं, इतना कह सकते हैं ना। अब देखो, चूंकि मैं यहां पर इसको सॉल्व कर रहा हूं, चूंकि डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TF, यहां से समीकरण 2 से डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, तो डेल्टा P की जगह पर हम डेल्टा TF लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू m। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर हम इसको कहें, चूंकि डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TF और डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू m, अगर इन दोनों समीकरणों को हम कंपेयर करें तो हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू m, या डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू m। ये हमारा डेरिवेशन निकल गया। KF क्या है? यहां पर KF है मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक, जिसका जो मात्रक है वो वही होता है जो मोलल उन्नयन स्थिरांक का है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो ये मोलल अवनमन स्थिरांक है जिसका मात्रक होता है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये जो मोलल अवनमन स्थिरांक है, इसकी परिभाषा क्या होगी? देखो, परिभाषा हमने जैसे कल बनाई थी वैसे ही हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, हमारी इक्वेशन क्या आई? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू m। यदि m इज इक्वल टू 1, तो हमारा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। यानी डेल्टा TF और KF कब बराबर हो जाते हैं? जब m इज इक्वल टू 1 हो। तो हम कहते हैं यदि किसी विलयन की मोललता, यदि किसी विलयन की मोललता 1 हो, तो उस विलयन का मोलल अवनमन स्थिरांक, तो उस विलयन का मोलल अवनमन स्थिरांक हिमांक में अवनमन के बराबर होता है। हिमांक में अवनमन के बराबर होता है। ठीक, ये तो हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा बन गई। दूसरी परिभाषा, अब 1m का मतलब क्या होता है? कल बताया था। 1m का मतलब है कि 1 मोल विलेय, 1 मोल विलेय 1000 ग्राम विलायक में घुला है। 1000 ग्राम विलायक में घुला है। तो दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि किसी विलयन में विलेय का 1 मोल 1000 ग्राम विलायक में घुला है, तो हिमांक में जितना भी अवनमन होता है वो मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। तो ये तो आपका मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा हो गई। अब हम विलेय के अणुभार का निर्धारण करेंगे इस समीकरण की सहायता से। तो हम लास्ट अपना इसमें लेते हैं कि विलेय के अणुभार का निर्धारण, विलेय के अणुभार का निर्धारण। ठीक, कि विलेय का अणुभार कैसे निकालेंगे? विलेय का अणुभार यानी जिसको हम कह रहे हैं Ma।
ठीक, MA कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमको वही इक्वेशन लिखनी है, क्या होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m। अब m की जो, चूंकि m बराबर होता है WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन WB, तो m की वैल्यू यहां रख देते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WA अपॉन MA इंटू 1000 बटे WB। अब हमको MA निकालना है, तो MA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो MA इज इक्वल टू हो जाएगा KF इंटू WA इंटू 1000 बटे डेल्टा TF इंटू WB। तो विलेय के अनुभार निकालने का फॉर्मूला बहुत इजी है। KF की वैल्यू आपको दी होगी, WA हो गया विलेय का भार, डेल्टा TF हो गया हिमांक में अवनमन, और WB क्या हो गया आपका, विलायक का द्रव्यमान। ठीक, तो ये डेरिवेशन था हिमांक में अवनमन का। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।